गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या माइंड में कुछ भी पर्सन बन रहा हुआ तो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है, सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस क्या होता है, इसको पूरा अच्छे से आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट ऐसा थोड़ा डीएक्टिवेट होकर बैठा है या ऐसे रेस्ट पोजीशन बैठा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो एक्टिव पोजीशन में आ जाए तो बेटर समझ में आएगा। तो इस प्रकार के ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, इस प्रकार के ठोस में क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु। और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब देखो सीधा सीधा समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। परमाणु के इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और सहसंयोजक बंध बनाने के कारण ही सहसंयोजक ठोस की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, त्रिविम संरचना होती है। कैसी संरचना होती है बेटा, त्रिविम संरचना होती है। और त्रिविम संरचना होने के कारण ही सहसंयोजक ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं और गलनांक उच्च होता है। ये सब किसके कारण होता है, त्रिविम संरचना के कारण ही। क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में कि सहसंयोजक ठोस का गलनांक उच्च होता है, क्यों? क्योंकि सहसंयोजक ठोसों की संरचना, सहसंयोजक ठोस में त्रिविम संरचना पाई जाने के कारण सहसंयोजक ठोस का गलनांक उच्च होता है। अब इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में बता देता हूँ यहाँ तक का। ठीक है, स्टूडेंट के कई डाउट थे, कुछ स्टूडेंट के डाउट थे आप लैंग्वेज नहीं बताते सर, तो मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में पूरा बता देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं बेटा, परमाणु होते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको। जैसे कि स्टूडेंट लास्ट में मैंने बताया था धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या थे, धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और इस प्रकार के ठोसों के परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध अथवा सहसंयोजक आकर्षण बल कार्य करता है। सहसंयोजक आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब इन परमाणुओं के मध्य जो बंध बनेगा, वो कौन सा बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा। या जो बल कार्य करेगा उस बल को क्या कहेंगे, सहसंयोजक आकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब मैंने यहां पे बताया था सहसंयोजक बंध बनाने के कारण सहसंयोजक ठोस की संरचना कैसी होती है, त्रिविम संरचना होती है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, सहसंयोजक बंध बनाने के कारण सहसंयोजक ठोस की त्रिविम संरचना होती है। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है कि सहसंयोजक ठोस की त्रिविम संरचना क्यों होती है, किसके कारण होती है, सहसंयोजक बंध बनाने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं
इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। और परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और सहसंयोजक बंध बनने के कारण ही सहसंयोजक ठोस की संरचना कैसी होती है? त्रिविम संरचना होती है। और त्रिविम संरचना होने के कारण सहसंयोजक ठोस कैसे होते हैं? कठोर, भंगुर और गलनांक उच्च होता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहां से? त्रिविम संरचना के कारण सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं। सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं। किसके कारण? त्रिविम संरचना के कारण। त्रिविम संरचना के कारण ही सहसंयोजक ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, त्रिविम संरचना के कारण सहसंयोजक ठोस भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब प्रीवियस वीडियो में मैं अच्छे से बता चुका हूं भंगुर का अर्थ होता है जो मुड़ने पे मुड़े नहीं, लेकिन मोड़ने पे क्या हो जाए? टूट जाए। ऐसी प्रकृति क्या कहते हैं? भंगुर प्रकृति कहते हैं। नेक्स्ट देखो, त्रिविम संरचना के कारण ही त्रिविम संरचना के कारण ही सहसंयोजक त्रिविम संरचना के कारण सहसंयोजक ठोस का गलनांक उच्च होता है, हाई होता है। किसके कारण? त्रिविम संरचना के कारण ही। तो यहां पे देखो, यहां से क्या क्या सीखने को मिला। आप यदि इतनी सी स्टेटमेंट को समझ जाते हो, आप केवल इतने सी चीज को समझ जाते हो, लैंग्वेज सेल्फ बना सकते हो। दोबारा समझा रहा हूं कि इसमें क्या होते हैं? परमाणु के इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और सहसंयोजक बंध बनाने के कारण ही सहसंयोजक ठोस की संरचना कैसी होती है? त्रिविम संरचना। त्रिविम संरचना के कारण ही सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति होती है, इनका गलनांक उच्च होता है। समझ में आ गया यहां तक? हाँ, सहसंयोजक ठोस की एक विशेष स्थिति होती है। सहसंयोजक ठोस गलने से पूर्व ही विघटित हो जाते हैं। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो गलने से पहले ही दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब देखो त्रिविम संरचना का निर्माण कब होगा? जब सभी परमाणु सभी जो परमाणु है, सभी इलेक्ट्रॉन है वो साझा करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन है सबके सब बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। अब विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि सहसंयोजक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं।
यहां तक यदि किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। इसके उदाहरण सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के उदाहरण, इसके उदाहरण क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड ईटीसी एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य रूप से आपको तीन याद रखने हैं, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। अब ये पूरा सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस हुआ। अब इसमें एक अपवाद होता है ग्रेफाइट। हीरे को आप पूरा 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो, ग्रेफाइट को भी 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन अपने यहाँ पे ग्रेफाइट का टॉपिक है, यहाँ पे इसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ। इसमें यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस प्रकार के ठोसों में अवयव कण क्या होते हैं बेटा? परमाणु होते हैं। परमाणु को इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और सहसंयोजक बंध बनाने के कारण सहसंयोजक ठोस की संरचना कैसी होती है? त्रिविम संरचना होती है। और त्रिविम संरचना होने के कारण ही सहसंयोजक ठोस के गलनांक उच्च होते हैं, ये कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। और ये सहसंयोजक ठोसों में एक विशेष स्थिति होती है कि गलने से पूर्व ही, गलने से पहले ही दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। और सहसंयोजक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे देखो आप। अब मैं बात करूंगा ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट आपको पूरा समझाऊंगा यहाँ पे। अब देखो ग्रेफाइट, इसका अपवाद है। किसका? सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का। हाँ देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सहसंयोजक ठोस को मैंने नेटवर्क ठोस भी बोला था, क्योंकि सहसंयोजक ठोस में जो परमाणु होते हैं वो बॉन्डिंग कर करके एक विशाल संरचना का निर्माण करते हैं। विशाल संरचना के निर्माण के कारण ही सहसंयोजक ठोस को क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, मतलब एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, ये एक अपवाद है। अब ये जो है ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, ये होती है परतीय संरचना। कैसी संरचना होती है? परतीय संरचना। परतीय संरचना होने के कारण ही ग्रेफाइट नर्म और चिकना होता है। नर्म और चिकना होता है। अब समझो कैसे। अब देखो यहाँ पे सामने ग्रेफाइट की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे उपस्थित है कार्बन परमाणु। क्या है? कार्बन परमाणु। यहाँ पे उपस्थित है बेटा कार्बन परमाणु। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऊपर लेयर है, ये एक दूसरे के ऊपर जस्ट इस टाइप से, ये सपोज करना ये लेयर है इस टाइप से, सिमिलरली। ठीक है, इस टाइप से उपस्थित है, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये दो कार्बन परमाणु हो गए। ठीक है, ये दो कार्बन परमाणु हो गए। इन दोनों कार्बन परमाणु की जो बॉन्डिंग, मध्य जो बॉन्डिंग हो रही है,
ठीक है, उस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन परमाणु की जो मध्य की दूरी होती है वो होती है 141.5 पिकोमीटर। 141.5 पिकोमीटर दोनों कार्बन परमाणु के मध्य की दूरी। अब आपको अच्छे से पता है ग्रेफाइट में ये इससे बॉन्डिंग करेगा एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो इनके मध्य कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? वान डेर वाल फोर्स या वान डेर वाल बल, वाल बंध। ये जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इसको क्या कहते हैं? वान डेर वाल बंध कहते हैं। ग्रेफाइट की दोनों परतों के मध्य जो बंध कार्य करते हैं, जो बल कार्य करते हैं उसको कहते हैं वान डेर वाल बंध, और इस बंध की लंबाई दोनों ग्रेफाइट परतों के मध्य, दोनों परतों के मध्य, ग्रेफाइट की दोनों परतों के मध्य की जो वान डेर वाल बंध की जो लंबाई होती है 340 पिकोमीटर लंबाई। ठीक है, यहाँ पे अब सिमिलरली ये इसी टाइप से ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये इस टाइप से रहेगा। अब देखो ग्रेफाइट का सिमिलरली इस टाइप से ये, तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 बॉन्ड बनाएगा। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बनाने के कारण जैसे ये हुआ तो ये वाला 1, ये 2, ये 3, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। जैसे आपको पता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होती है, और 4 होने के कारण यहाँ पे तो ग्रेफाइट में 3 बॉन्डिंग करे तो 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार कर रहा है तो ये विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत का चालन करेगा। क्यों करेगा? ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे और ग्रेफाइट की संरचना, ठोस की स्टेटमेंट क्या थे कि सभी कैसे होते हैं? कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जस्ट इसका अपोजिट आ रहा है, कठोर है, तो ये कैसा आ रहा है? नरम आ रहा है। ग्रेफाइट इसीलिए तो अपवाद हुआ, ये भंगुर प्रकृति है तो ये कैसा आ रहा है? चिकना आ रहा है। और ये विद्युत का कुचालक है, सहसंयोजक ठोस, तो ये कैसा है? विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन करता है। समझ में आ गया होगा। इसमें यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। इसको मैं लैंग्वेज को मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट आगे। इसको लैंग्वेज फॉर्म में बता देता हूं, पूरे को नोट्स के फॉर्म में लिख देता हूं मैं। ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है लेकिन अपवाद के रूप में है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। संरचना होती है ग्रेफाइट की संरचना कैसे होती है? परतीय संरचना होती है। ठीक है, अब देखो परतीय संरचना के कारण ही ग्रेफाइट नर्म और चिकना होता है। नर्म और चिकना होता है। ठीक है, किसके कारण? परतीय संरचना के कारण ही। ठीक है, अभी नर्म और चिकना क्यों होता है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है वान डेर वाल बंध है वो एक कमजोर बंध होता है। तो कमजोर बंध होने के कारण ये जो दोनों लेयर है एक दूसरे के ऊपर इजीली से स्लाइड कर सकती है, फिसल सकती है। इसलिए ग्रेफाइट कैसा होता है? नरम होता है और चिकना होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलोगे? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? ग्रेफाइट में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य
के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई 141.5 पिकोमीटर होती है। और ग्रेफाइट की परतों के मध्य वान डेर वाल बंध कार्य करता है, जिसकी लंबाई 340 पिकोमीटर होती है। 340 पिकोमीटर होती है। नेक्स्ट देखो, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत धारा का क्या करता है, चालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये हो गया। हाँ, इसकी संरचना में दोबारा बना रहा हूं, समझ लेना बेटा। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, इस बॉन्ड को कहते हैं वान डेर वाल बंध। और इस बंध की लंबाई कितनी होती है? 340 पिकोमीटर। यहाँ पे क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। और इनके मध्य जो बॉन्डिंग बन रही है, कार्बन परमाणु के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है? सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बन रहा है? सहसंयोजक बंध। और इस बंध की लंबाई कितनी होती है? 141.5 पिकोमीटर। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्योंकि ये ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बॉन्डिंग बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण विद्युत धारा का क्या करता है? चालन करता है। और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। ठीक है, ये हुआ आज का वीडियो। फिर किस स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाके पुटअप कर सकता है। ग्रेफाइट की कैसी संरचना होती है बेटा? परतीय संरचना होती है। परतीय संरचना होने के कारण ग्रेफाइट कैसा होता है? नरम और चिकना होता है। ग्रेफाइट में दोनों कार्बन परमाणु के मध्य की दूरी जो होती है 141.5 पिकोमीटर। और इस यहाँ पे बॉन्ड बनता है, उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड या कोवैलेंट
बॉन्ड। ग्रेफाइट में दोनों परतों के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? वान डेर वाल बंध, जो कि कमजोर बंध होता है। कमजोर बंध होने के कारण ये ग्रेफाइट कैसा होता है? नरम और चिकना होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये इजीली स्लाइड कर सकता है। अब ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु पे क्या होता है? sp2 संकरण होता है। क्योंकि कितने बॉन्ड बना रखा है? इसमें 3 बॉन्ड बना रखा है। तो आपको ये संकरण कैलकुलेट करना आपने 11th क्लास में सीख लिया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।